हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन सेंटर रांची। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, घर में होंगे और स्वस्थ होंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में टाइप 2 के क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट किया था डिटरमिनेंट चैप्टर के अंदर। और टाइप 2 किस पे बेस्ड है? तो टाइप 2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड है कहीं ना कहीं आपके प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से। मैंने अभी तक आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में बेसिकली 4 से 5 क्लासेस लिए हैं। पहला 2 क्लासेस में मैंने आपको उसका कंसेप्ट बताया, फिर 3 क्लासेस में अभी हमने क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट किया। लेकिन मेन आपको समझना क्या है कि 3 क्लासेस में हमने सिर्फ 9 से 10 क्वेश्चंस ही बनाए हैं। इसका मतलब क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। और मैं चाहता हूं कि आप आराम आराम से इसको करो और आराम आराम से इसको समझो कि आप कर क्या रहे हो। क्लियर है? तो आप इसको अच्छे से कॉपी में तैयार कीजिए और हर एक स्टेप को बारीकी से समझिए ये क्यों हो रहा है। अगर कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी कभी भी आता है तो आप उसी इंस्टेंट उसको क्लियर करने का कोशिश करेंगे। आप तुरंत डाउट को मेरे से क्लियर करेंगे, क्वेश्चन को पूछेंगे या आप ऐप सेक्शन में अपने दोस्तों से भी क्लियर कर सकते हो, लेकिन डाउट को उसी इंस्टेंट क्लियर कर लेना। ठीक है ना? तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं और अपने क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 10 और क्या बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि इफ ए बी सी आर इन एपी देन एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि प्रूफ करिए दिस होल इज इक्वल टू 0। अब आपको थोड़ा सा समझना, ये हिंट के रूप में दिया गया है। हिंट क्या दिया हुआ है कि ए बी सी एपी में है। बहुत ही बारीकी से समझना है इस बातों को। ए बी सी अगर एपी में है और एपी में कभी भी सीरीज कब आएगा? तो एपी में कोई भी सीरीज तभी होगा जब उन टर्म्स के बीच जितने भी टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस कॉमन हो। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 टर्म है तो एपी में ये तीनों टर्म कभी आएगा जब इन तीनों के बीच डिफरेंस क्या हो? कॉमन हो। तो हमने क्या किया? डिफरेंस को कुछ कॉमन मान लिया है के ए माइनस बी का जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस b माइनस सी का होगा और यही डिफरेंस को हमने क्या माना है? k माना है। अब आगे समझते हैं आगे क्या किया जाए। तो आप देखो थोड़ा सा यहाँ पे कि ये x प्लस 1 है, ये x प्लस 2 है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर हम R2 में या फिर R1 में R2 को माइनस कर दे तो x ऊपर नीचे दोनों में है तो x कैंसिल हो जाएगा और कुछ बचेगा। तो ध्यान से इस ऑपरेशन को करके देखते हैं कि क्या कुछ फायदा हो रहा है। मैंने क्या बोला कि R1 में R1 माइनस R2, तो R1 का एलिमेंट क्या है? ध्यान से देखिए x प्लस 1 माइनस R2 का एलिमेंट क्या है? x माइनस 2। इसी तरीके से x प्लस 2 माइनस x माइनस 3, x प्लस a माइनस x माइनस b। तो ये क्या हो जाएगा? ध्यान से आप देखें x और माइनस x कैंसिल होके माइनस 1 बच जाएगा। 1 प्लस माइनस 2 तो क्या हो जाएगा? माइनस 1। इसी तरीके से x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 3 बच के माइनस 1 बच जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x और माइनस x कैंसिल होके a माइनस b बच जाएगा। क्लियर है? तो मतलब कुछ फायदा हो रहा है कि माइनस वन ए माइनस बी सिंपल हो रहा है। क्लियर है? तो मेरा मेन मोटिव क्या है? सिंपल करते चलना है क्वेश्चंस को। तो हम सिंपल करने के लिए पहला स्टेप क्या करते हैं? R1 का काम करते हैं, R1 में काम करते हैं और कैसा काम करते हैं? R1 माइनस R2। तो क्वेश्चन चेंज होके क्या आ जाएगा हमारा? तो ध्यान से देखिए R1 का एलिमेंट क्या बच गया? माइनस 1। इसको आप अच्छे से अपने कॉपी में स्टेप को जब भी आप स्टेप लिखोगे तो वहीं पे करोगे। मैं यहाँ पे अलग इसलिए कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन अच्छे से बोर्ड में आ जाए और आपको सारा स्टेप एक बार ही एक बोर्ड में दिख जाए, नहीं तो फिर मेरे को इरेज करना होगा। माइनस वन ए माइनस बी, बाकी बात R2 और R3 तो अभी एज इट इज सेम रहेगा। आगे हम लोगों ने जिस तरीके से सिंपल किया उसी तरह से अब आप R2 और R3 को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। आप ध्यान
x प्लस 2 x प्लस 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक का डिफरेंस है, x x कॉमन है, फिर से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से x प्लस 4 x प्लस 3 एक का डिफरेंस है और कैंसिल हो जाएगा। x प्लस c x प्लस b तो एक का डिफरेंस है और x x कैंसिल हो जाएगा, एक का नहीं c माइनस b का डिफरेंस होगा। तो आप कहीं भी किसी R2 में R3 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और R2 को चेंज कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो R3 में R2 को सब्ट्रैक्ट करके R3 को चेंज कर सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, R3 में काम करते हैं हम। और कैसा काम करते हैं, R3 में R2 को माइनस करते हैं। क्यों करते हैं थोड़ा सा आप ये देखिए। R3 का एलिमेंट क्या है, x प्लस 3 माइनस R2 का एलिमेंट क्या है, x और 2 तो माइनस x माइनस 2। फिर दूसरा एलिमेंट R3 का क्या है, x प्लस 4 माइनस दूसरा एलिमेंट R2 का माइनस x माइनस 3, x प्लस c माइनस x माइनस b। तो ध्यान से देखो आप, x माइनस x कैंसिल हो गया, x माइनस x कैंसिल हो गया, x माइनस x कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, c माइनस b। तो मतलब हम जो नेक्स्ट ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, R3 में काम कर रहे हैं। और कैसा काम कर रहे हैं, R3 माइनस R2। तो जैसे ही हमने R3 लिखा तो सिर्फ चेंजेस कहां पे आएंगे, तो सिर्फ चेंजेस R3 में आएंगे। तो देखिए R3 में चेंज आने के बाद क्या बच जाएगा, R3 में x प्लस 3 के जगह 1, x प्लस 4 के जगह 1 और x प्लस c के जगह c माइनस b। R1 का वैल्यू एज इट इज रहेगा माइनस वन a माइनस b, x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस b। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो, क्या है, यहाँ -1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, a माइनस b c माइनस b। तो अब हम एक काम और करते हैं कि R3 और R1 को ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड करेंगे, तो -1 प्लस 1 ऐड होके 0 आ जाएगा। इसी तरीके से -1 प्लस 1 फिर से ऐड होके यहाँ पे 0 आ जाएगा। a माइनस बी सी माइनस बी ऐड होने के बाद कुछ बचेगा, तो जो बचेगा उसको रहने देंगे। क्लियर है, तो ध्यान से देखिए करते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, R1 या R3 आप किसी में भी काम कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो हम लोग R1 में काम कर रहे हैं और कैसा काम कर रहे हैं, R1 प्लस R3। तो ध्यान से देखिए, अब R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 a माइनस b प्लस c माइनस b। क्लियर है, x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस b 1 1 c माइनस b। अब ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। ध्यान से देखो आप, ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस आएंगे, क्या आएंगे चेंजेस होके, तो a माइनस बी और माइनस बी, तो a माइनस 2b प्लस c। क्लियर है, या फिर इसको इसी फॉर्म में रहने देते हैं, क्या, a माइनस बी प्लस c माइनस b। ध्यान से देखिएगा, और क्यों हम लोगों ने रहने दिया थोड़ा सा, मैं आपको बाद में बताऊंगा ये। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया। अब हम लोग एक्सपेंड करेंगे, और किस रो और कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करेंगे, तो जिसमें ज्यादा जीरो आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, तो हम लोग फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करेंगे। तो ध्यान से देखिए, एक्सपेंड करने के दरमियान क्या हो जाएगा, a माइनस बी, बीच में प्लस है, c माइनस बी, और ब्रैकेट डाल के जिस रो और कॉलम में ये आ रहा है उसको हमने ढका, तो क्या बच गया, ध्यान से देखिए, x प्लस 2 1 x प्लस 3 1। क्लियर है, ये डिटर्मिनेंट के अंदर बचा। अब आप थोड़ा सा इसको समझो, पहले ये जो टर्म बच रहा है आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। a माइनस बी क्या वैल्यू है, तो a माइनस बी का वैल्यू k है। बहुत ही ध्यान से समझ
समझिएगा, a माइनस बी का वैल्यू क्या है k, b माइनस c का वैल्यू क्या है तो k। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं c माइनस b का वैल्यू क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे कि भाई साहब यहां से अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो c के आगे माइनस है तो प्लस c हो जाएगा, और b में पहले प्लस था तो माइनस कॉमन लेने के बाद माइनस बच जाएगा, तो c माइनस b बराबर k। और यही क्या हो गया, c माइनस b बराबर माइनस k। बहुत ही ध्यान से समझना है आपको। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका वैल्यू क्या होगा k माइनस k इंटू जो भी यहां पे एडिशन होने के बाद बचेगा x प्लस 2 1 x प्लस 3 1। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो तो k माइनस k क्या हो जाएगा, k माइनस k विल बी इक्वल टू 0 एंड 0 इनटू एनीथिंग, कुछ भी वैल्यू आ जाए तो 0 ही आंसर होगा। क्लियर है? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको ये स्टेप छोड़ के फिर यहीं पे समझाता हूं, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहां पे क्या है a माइनस बी जिसका वैल्यू हमने क्या निकाला k आया है, प्लस c माइनस बी, तो c माइनस बी देखिए क्या आया वैल्यू माइनस k आया है। क्लियर है? तो k माइनस k हो जाएगा और k माइनस k बराबर क्या होगा 0। और हम क्या देख रहे हैं तीनों एलिमेंट का वैल्यू 0 आ गया, तो जैसे ही एक डिटरमिनेंट में किसी भी रो में 3 0 आ गया तो उस पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये मैटर ही नहीं करेगा कि 0 का डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आया है, कुछ भी आए वो मल्टीप्लाई तो 0 से ही होने वाला है, और फिर आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा तो पूरे वैल्यू 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो आप इसको कम से कम, ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, मैंने पहले ही बताया ये सारा क्वेश्चन ऐसा है जो आप बनाओगे तभी आपको फील होगा। आप एक बार दो बार जानबूझ के इसको बनाएं और देखें कि क्या ऑपरेशन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्या रीजन है, सारी बातों को अपने आप से पूछें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। ध्यान से देखिए नेक्स्ट नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। सो विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज, बहुत ही ध्यान से समझना है। सो विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज दैट, आपको एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है 0 माइनस सी माइनस बी, सी 0 माइनस ए, बी ए 0 इज इक्वल टू 0। इसको कैसे शो करेंगे, ध्यान से समझिए बातों को। अब क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा अच्छे से समझो इस बात को। हम लोग क्या कर सकते हैं तो ध्यान से समझिए, अगर R1 को हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें, R2 को हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं और R3 को हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से समझना है, क्यों कर रहे हैं वो क्वेश्चन को करने के बाद, थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद आप समझ पाएंगे। तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमें डिवाइड भी करना होगा। तो हम लोगों ने जैसे ही मल्टीप्लाई किया फिर नीचे में क्या करना होगा -1 इंटू -1 इंटू -1। अब मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग मान लेते हैं कि ये डिटरमिनेंट क्या है, दिस डिटरमिनेंट का इनिशियल वैल्यू अभी डेल्टा है, कुछ भी है डेल्टा है हमने मान लिया, तो डेल्टा का वैल्यू ये दिया हुआ है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया डिटरमिनेंट तैयार होगा वो क्या हो जाएगा -1 इंटू 0, तो 0 -1 इंटू सी तो -c, -1 इंटू बी तो -b, इसी तरह से -1 इंटू R2 तो क्या हो जाएगा R2 का एलिमेंट -1 इंटू -c तो +c, -1 इंटू 0 तो 0, -1 इंटू a तो -a, R3 का क्या हो जाएगा तो
माइनस वन इंटू माइनस बी तो प्लस बी, माइनस वन इंटू ए तो प्लस ए, माइनस वन इंटू जीरो तो जीरो। तो देखिए ये हमारा वैल्यू तैयार हो गया। तो ये क्या है, ये डिटरमिनेंट का ही वैल्यू है, बस इसमें चेंजेस क्या आया, हमने प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके हम डिटरमिनेंट को ही चेंज करते जा रहे हैं। और क्यों करते जा रहे हैं ये तो मैंने आपको बताया कि हम लोग प्रॉपर्टीज अप्लाई करके डिटरमिनेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, और ये क्या है, ये मॉडिफिकेशन है। क्लियर है? अब आप ध्यान से देखो, डेल्टा इज इक्वल टू 1 बाय माइनस वन इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा, प्लस वन, प्लस वन इंटू माइनस वन तो क्या बचेगा, प्लस वन इंटू माइनस वन, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, माइनस, और वन इंटू वन तो माइनस वन, मतलब ओवरऑल यहाँ पे क्या बचेगा, वन डिवाइडेड बाय माइनस वन, और डिटरमिनेंट के अंदर जीरो सी बी माइनस बी, जीरो माइनस ए जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा, और ध्यान से समझिए आप, इधर जो भी वैल्यू आएगा वो तो ये क्या आएगा, ये जो भी होगा वो तो डिटरमिनेंट का ही वैल्यू होगा। तो अगर इनिशियल वैल्यू हमने डेल्टा माना था तो इसको सॉल्व करने के बाद ही तो डेल्टा आना चाहिए, क्योंकि आंसर क्या बोलता है, प्रॉपर्टीज में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर हमने इनिशियल माना था कि दिस होल वुड बी इक्वल टू जीरो, तो आप ध्यान से देखो ये पूरे क्या होगा, जीरो के बराबर होना चाहिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर है, तो आप ऐसे समझ में आ जाना चाहिए कि डेल्टा को हमने माना था ये, और ये कुछ वैल्यू है, तो ये वैल्यू में तो चेंज नहीं आना चाहिए। चाहे हम मल्टीप्लाई करें, हम जैसे ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका रिवर्स वाला भी एक्शन कर रहे हैं, जिससे डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए था। तो देखिए ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हुआ, यहाँ पे एक माइनस साइन बच गया, और हम जान रहे थे कि हम इसको सॉल्व किसी भी तरीके से कुछ भी कर ले, यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर ले, इसका वैल्यू क्या आने वाला है, डेल्टा ही आने वाला है। तो माइनस इस ऑपरेशन को करने के कारण माइनस आगे लगा, और डेल्टा जो ओरिजिनल वैल्यू है वो तो रहेगा ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, यहां से हम लोगों को एक रिलेशन मिला है, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल। तो हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा प्लस डेल्टा बराबर जीरो, टू डेल्टा बराबर जीरो, सो डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा का वैल्यू हमने क्या माना था, तो हमने डेल्टा का वैल्यू माना था जीरो माइनस सी माइनस बी, सी जीरो माइनस ए, बी ए जीरो, तो इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। तो हमने लॉजिकली प्रूव किया। कैसे प्रूव किया, तो हमें जो प्रॉपर्टीज ने पावर दिया था, क्योंकि हम एक्सपेंड तो कर नहीं सकते थे, हमने उन प्रॉपर्टीज को अप्लाई किया, और प्रॉपर्टीज के अंदर हमें बताया गया था कि हम किसी भी नंबर के साथ किसी भी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई किया, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने डिवाइड कर दिया, फिर हमने क्या देखा, यहाँ पे एक माइनस साइन बचा, लेकिन इस पूरे डिटरमिनेंट चाहे ये किसी भी फॉर्म में आ जाए, आंसर तो अगर इसका इनिशियल वैल्यू डेल्टा था तो इसका भी वैल्यू क्या रहेगा, डेल्टा ही रहेगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, डेल्टा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। अगर हम माइनस डेल्टा को इधर करेंगे, फिर दोनों का वैल्यू क्या हो गया, टू डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, सो डेल्टा बराबर जीरो, और हमने डेल्टा का वैल्यू ये माना था, सो दिस इज इक्वल टू जीरो। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से मैसेज करके पर्सनली पूछ लेंगे, आपको हौच पौच नहीं होना है कि सर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आप ये बता दो, तो आप उसको फोटो लेके मेरे पास भेजेंगे कि सर इस स्टेप में समझ में नहीं आ रहा है, एक बार अच्छे से और बता दिया जाए, तो हम लोग उसको वहीं पे आपको बता देंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है, सो विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज। जैसे ही विदाउट एक्सपेंडिंग लग गया, मतलब बहुत लफड़ा आपको करवाने वाला है। देखिए क्या दिया हुआ है, a माइनस वन का होल स्क्वायर, b माइनस वन का होल स्क्वायर, c माइनस वन का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस वन,
बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर प्लस 1 ए बी सी इज इक्वल टू 0। अब कैसे प्रूव करेंगे? आप थोड़ा सा ध्यान से समझो बातों को। यहाँ आपको इनडायरेक्टली हिंट दे दिया गया है। क्या हिंट दिया हुआ है आप थोड़ा सा इसको देखिए। यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर, अगर हम होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a, और यहाँ पे टर्म क्या है, ए स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे a है। क्लियर है? तो अगर हम C1 में, ध्यान से समझिएगा, C1 में इसको माइनस कर दे, C1 में C2 के एलिमेंट से माइनस करें तो इसको माइनस करने पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a और ए स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस में आ जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर और माइनस इंटू प्लस तो माइनस 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस 2a। तो कुछ तो इजी हो रहा है। अभी इनिशियली करते हैं और देखते हैं क्या कुछ फायदा होगा या नहीं। तो आप देखो हम लोग कैसा काम करने वाले हैं। पहले इसको सिंपल करते हैं और इसको लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b सी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2c ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर प्लस 1 ए बी सी। क्लियर है? तो यही एलएचएस का पार्ट है। तो हम क्या करते हैं, R1 कॉलम 1 में काम करते हैं और कैसा काम करते हैं, C1 माइनस C2। तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a माइनस C2 का एलिमेंट क्या है, ए स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस में आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस 1। इसी तरीके से बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b और C2 का एलिमेंट क्या है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 1। फिर क्या है, सी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2c माइनस क्या है, C2 का एलिमेंट तो सी स्क्वायर प्लस माइनस 1। ध्यान से देखो आप, ये कैंसिल होके क्या बच गया, 2a। इसी तरीके से बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 2b। सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, c प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 2c। तो अब हम हमने ऑपरेशन क्या किया था, हमने C1 में काम किया और कैसा काम किया, C1 माइनस C2। तो इस स्टेप को करने के बाद C1 का एलिमेंट क्या बच गया था, 2a 2b 2c a स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर प्लस 1 c स्क्वायर प्लस 1 a b c। अब आप ध्यान से देखो, क्या हम 2 को कॉमन नहीं ले सकते हैं C1 से? क्या C1 में 2 2 2 नहीं आ रहा है? तो आप बोलेंगे जी सर आ रहा है और हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा, a b c a स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर प्लस 1 c स्क्वायर प्लस 1 a b c। और हम क्या देख रहे हैं कि C1 और C3 बराबर आ रहे हैं। तो जैसे ही C1 C3 बराबर आ गया, एक डिटरमिनेंट के अंदर 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो गया, उस पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। सो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये रफ वर्क था, आप जब बनाओगे तो वहीं पे उसी स्टेप में करोगे। C1 में ही इतना काम आपको करना है। फिर एक स्टेप बढ़ा के 2a 2b 2c लिखना है, फिर एक स्टेप बढ़ा के तब आपको 2 कॉमन लेना है। आपको कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे मैं रफ में सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम लोग अच्छे से बना पाए, बोर्ड का इश्यू ना हो पाए।
सो ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 भी मजेदार है और जेट बोर्ड में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? सो विदाउट स्पेंडिंग एट एनी स्टेज 1 1 1 A B C B C C A B is equal to 1 1 1 A B C A square B square C square। तो ये हमें शो करना है, प्रूफ करना है और बिना एक्सपेंडिंग, कोई भी स्टेज में एक्सपेंडिंग नहीं करना। तो ये तो लफड़ा हो गया। एलएचएस में क्या हो रहा है, आरएचएस में क्या है, ध्यान से देखो आप। एलएचएस में कहीं पे ए स्क्वायर है ही नहीं और जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो एक टर्म क्या आ रहा है, एक कॉलम स्क्वायर वाला आ जा रहा है। यहाँ पे क्या है, सी ए है तो इधर में सी ए बी ऐसे गायब है। तो क्या करना होगा, तो आप दो अप्रोच से ऐसे याद कर सकते हो। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बी सी सी ए बी जैसे ही आपको दिख जाए तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है। किससे मल्टीप्लाई करना होता है आपको? तो अगर BC ऊपर में है तो आप यहाँ पे A मिसिंग है तो आप क्या करो, रो 1 के सारे एलिमेंट को A से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? इसी तरीके से हम क्या देख रहे हैं, रो 2 में क्या मिसिंग है, B मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, रो 2 में सारे एलिमेंट, रो 2 के जितने भी होंगे सारे एलिमेंट को B से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम क्या देख रहे हैं, C R3 में क्या मिसिंग है, C मिसिंग है, तो हम R3 में C से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आपको क्या समझना है कि जैसे ही हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हमें डिवाइड भी करना होगा। हमने A से R1 को मल्टीप्लाई किया है तो ये क्या हो जाएगा, सारे टर्म LHS को अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखना है आपको। तो LHS में R1 के जितने भी टर्म होंगे सारे टर्म A से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, A स्क्वायर ABC। इसी तरीके से हमने क्या किया, B से R2 को मल्टीप्लाई किया, तो जैसे ही हम R2 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं B से तो इसीलिए हमने डिवाइड भी कर दिया है। तो अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, B स्क्वायर ABC, C से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, C स्क्वायर ABC। क्लियर है? अब आप क्या देख रहे होगे कि मेरे को ABC तो नहीं लाना था, पंगा हो रहा है, तो आप एट द सेम टाइम देखिए कि आपको ABC तीनों टर्म में आ गया, मतलब हम लोग यहां से कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, ABC हमने कॉमन लिया, डिवाइडेड बाय ABC, तो डिटरमिनेंट में क्या बच गया, ध्यान से देखिए, A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 1 1 1। अब आप थोड़ा RHS पे नजर दौड़ाइए, क्या तीनों टर्म कुछ ऐसा ही है, 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, सारा टर्म बोलोगे सर कि एक ही जैसा है लेकिन कॉलम का थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है, तो हम बोलेंगे कोई नहीं। अब आप क्या करो, जिस वे में कॉलम है आप उसको वैसे लिख दो। हम लोग क्या करते हैं, C1 को इंटरचेंज करते हैं C2 के साथ, C3 के साथ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि C1 के प्लेस पे C3 को लिखेंगे, तो ध्यान से देखिए, C1 का प्लेस ये है, इसके जगह C3 को लिखेंगे और C3 का एलिमेंट क्या है, 1 1 1, तो हमने C1 के प्लेस पे लिखा और C3 के प्लेस पे अब C1 को लिखेंगे तो C3 के प्लेस पे हमने लिख दिया A B C, बीच में C2 जैसा का वैसा ही हमने रहने दिया। अब आपको एक प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए, मैंने आपको प्रॉपर्टीज समय बताया था, जब भी हम कोई दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, आपस में पोजीशन चेंज करते हैं, तो क्या होता है, आंसर में माइनस डिफर लग जाता है या आपको माइनस लगा देना है। तो हम क्या कर रहे हैं, C1 को इंटरचेंज कर रहे हैं C3 के साथ, तो जैसे ही हमने इंटरचेंज किया तो एक माइनस लग गया, लेकिन अभी भी क्या RHS के बराबर आ रहा है चेंज करने के बाद, तो आप देखो ध्यान से, अभी भी बराबर नहीं आ रहा, मतलब कुछ पार्ट मिसिंग है। एक और स्टेप करना होगा, क्या करना होगा, A स्क्वायर वाला टर्म को उधर करके ABC वाला टर्म को लाना होगा। तो हम क्या करेंगे, अब
C2 को इंटरचेंज कर देते हैं C3 के साथ, और ध्यान देना इंटरचेंज करने के दरमियान एक माइनस पहले से है, और जैसे ही इंटरचेंज करेंगे फिर एक माइनस लग जाएगा डिटरमिनेंट के आगे, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अभी इस पार्ट को रहने दीजिए, डिटरमिनेंट को सही तरीके से लिखिए। डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा हमारा 1 1 1, इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, और फिर इधर क्या बच जाएगा 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। सो क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। यही हम लोगों को आरएचएस में लाना था। सो हमने क्या देखा कि इस क्वेश्चन को जैसे ही हमने प्रॉपर्टीज को अप्लाई किया तो बेसिक आपका सारा प्रॉपर्टीज क्लियर अगर रहेगा तो आप इजीली इस पोर्शन को प्रूव कर दोगे। और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया हुआ है, कब पूछा गया था आपको, तो ये जैक बोर्ड 2015 का क्वेश्चन है, तो आपको बहुत ही सावधानी से इसको बनाना है। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि जैक बोर्ड में पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा 0 a स्क्वायर b a स्क्वायर c ab स्क्वायर 0 b स्क्वायर c ac स्क्वायर bc स्क्वायर और 0 दिस इज इक्वल टू 2 a क्यूब b क्यूब c क्यूब। अब यहाँ पे आपको ये नहीं बोला है कि आपको एक्सपेंड नहीं कर सकते हो, आप एक्सपेंड करने के लिए आजाद हो, फ्री हो। जहां पे लिख दे आपको पार्टिकुलरली कि विदाउट एक्सपेंडिंग, वहां पे आप मजबूर हो जाओगे, कंपेल्ड हो जाओगे कि बिना एक्सपेंडिंग किए आपको प्रूफ करना पड़ेगा सारा प्रॉपर्टीज का हेल्प लेके। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितना सिंपल कर सकते हैं सिंपल कर देंगे, फिर किसी रो या कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर देंगे। तो आप ध्यान से देखो थोड़ा सा, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे a स्क्वायर b a स्क्वायर c, तो आप देख सकते हो कि a स्क्वायर हम लोग c1 से कॉमन ले सकते हैं, इसी तरीके से हम b स्क्वायर c2 से कॉमन ले सकते हैं, और c स्क्वायर c3 से कॉमन ले सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, कॉमन लिया हमने a स्क्वायर c1 से, तो क्या बच जाएगा c1 में 0 b c। अब हमने b स्क्वायर को कॉमन लिया c2 से, तो b स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो बाहर में लिखेंगे a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर हो जाएगा। हम यहाँ पे एक स्टेप स्किप कर रहे हैं, तो आप हर एक स्टेप से 1 बाय 1 लीजिएगा और उसको एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखिएगा। पहले a स्क्वायर, फिर इसको, इस दोनों को एज इट इज लिख देना है, फिर b स्क्वायर, इस तरीके से आप सारा स्टेप करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं एक पोर्शन। तो देखिए b स्क्वायर हमने कॉमन लिया, क्या बच जाएगा a 0 c स्क्वायर, थर्ड कॉलम से हमने कॉमन लिया, तो जैसे ही हमने कॉमन लिया तो बाहर चला जाएगा, क्या बच जाएगा c3 में a b 0। अब देखिए आपका इंडिविजुअली आपका आधा काम पूरा हो गया है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आपको आ गया है। अब आपको क्या करना है, आप चाहो तो एक्सपेंड कर दो या फिर एक और 0 आप ला सकते हो, ये आप पे है। लेकिन अब आपको ज्यादा हौच-पौच नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन का सिंपल पैटर्न आपने निकाल लिया है, कॉमन ले लिया, आधा बात तो आ गया जो हमें प्रूफ करना है, आरएचएस पार्ट में लाना है। तो अब आप क्या करो, किसी भी रो के थ्रू एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग थ्रू फर्स्ट रो, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर एज इट इज रहेगा,
फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 0 है तो इसका तो वैल्यू है नहीं, इसको हटा देना है। दूसरा एलिमेंट a है और याद करिए साइन चेंज होता है तो -a हमने लिखा। अब a जिस भी, अब एक और काम आप क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा सा एक स्टेप और मैं आपको लिए इजी कर दे रहा हूं। एक्सपेंड करने से पहले आप a को कॉमन ले लो फर्स्ट पार्ट से, फर्स्ट रो से। देखिए यहां भी 0 है, a और a, तो हम क्या कर सकते हैं, a को कॉमन ले सकते हैं। तो फिर से आप देखो क्या कर सकते हो, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर पहले से है और हमने a को कॉमन लिया, तो ऊपर में क्या बच जाएगा, 0 1 1 b 0 b c c 0। तो आप एक और काम फिर क्या कर सकते हो, b को कॉमन ले लो r2 से, तो यहां पे फिर से b मल्टीप्लाई हो जाएगा, c r3 से कॉमन ले लेंगे तो 1 इस तरीके से बच जाएगा। आप क्या करेंगे, एक बार इसको अपने से बना के देखेंगे और कोशिश करेंगे। मैंने आपको दो चीज बताया, पहला चीज बताया कि आप इसी इंस्टेंट पे एक्सपेंड भी कर सकते हो, लेकिन आप क्या देख रहे हो कि a कॉमन आ जा रहा है r1 से, b कॉमन आ जा रहा है r2 से, c कॉमन आ जा रहा है r3 से। तो जैसे ही बाहर कॉमन में आएगा, पहले ही a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर है, अब a b c कॉमन आने के बाद क्या हो जाएगा बाहर में, आप खुद सोचो, a का पावर 2 इंटू a इंटू बी स्क्वायर इंटू बी इंटू सी स्क्वायर इंटू सी, कुछ ऐसा बाहर में आ जाएगा। और ये इनडायरेक्टली है क्या, a क्यूब b क्यूब c क्यूब, तो आपको a क्यूब b क्यूब c क्यूब तो ऐसे ही निकल गया जैसे ही आपने कॉमन लिया। अब सिर्फ आपको 2 लाना है सॉल्व करके, तो आराम से आप कॉमन लेके और देखेंगे कि आंसर आपका क्या आ रहा है, प्रूफ हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो आपको एक बार अपने से इस क्वेश्चन में कोशिश करना है बनाने का, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बने तो आपको क्वेश्चन पूछ के क्लियर कर लेना है। सो आज क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ अच्छे कंसेप्ट के साथ, कुछ नए कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और अच्छे से रहें। ठीक है, बाय बाय।